हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। और मैं स्वागत करता हूं आपका CUET की लेक्चर सीरीज़ में। आज का जो वीडियो है वो रहेगा प्रैक्टिस पर, क्योंकि हम सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं। थियरी पढ़ने से ये रहता है कि हमें फॉर्मूले याद है, चीज़ें पता है, लेकिन जब तक हम सवाल नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पास नॉलेज कितनी है। और प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करोगे, सवाल से जूझोगे, तभी सवाल हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 जो है उसका चैप्टर 1 विद्युत आवेशिता क्षेत्र के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके साथ हम क्या सॉल्व करेंगे, उनके PYQs। हालांकि ज़्यादा क्वेश्चंस PYQs में रहते नहीं, क्योंकि अभी 2-3 साल ही हुए हैं CUET के होते हुए। खास बात ये रहेगी कि जो सवाल है वो CUET UG के साथ साथ हल्का सा नीट के फ्लेवर में भी रहेंगे, क्योंकि अगर हम थोड़े अपग्रेडेड क्वेश्चंस को देखेंगे, क्योंकि PYQs को एनालिसिस करने पर हमें पता चला कि वो कहीं ना कहीं नीट के बेसिक लेवल को भी टच करते हैं। इसलिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तब भी ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन क्वेश्चंस में बेसिकली कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी है जो डायरेक्ट हो जाएंगे, तुम्हें देखते ही पता चल जाएगा इसका ये आंसर है। कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे जिसमें अगर फॉर्मूला पता है तो तुम वैल्यूज रखो और आंसर फाइंड आउट करोगे। कुछ एनालिटिकल क्वेश्चंस भी रहेंगे जहां पर तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आखिरकार करना क्या है, और हम करेंगे PYQs। तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस हम करेंगे। काफ़ी माइंड, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि अच्छे हैं, कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी तुम्हें लगेंगे, लेकिन तुम्हारी ओवरऑल जो प्रैक्टिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब देखिए कि जैसे क्वेश्चंस तुम्हारे सामने हैं तो तुम्हें वीडियो को पॉज करना है और 1 मिनट या फिर जितना भी टाइम लगता है उसे खुद से सॉल्व करना, फिर आंसर टिक करना, और फिर देखना कि जब मैं सॉल्यूशन करवाता हूँ तो वो आंसर सही है या मैच नहीं होता है। तो एक बार आप ये ट्राई करना कि आप क्वेश्चन जैसे सामने है मेरे सॉल्व करवाने से पहले ही उसे क्या करें, सॉल्व करके ट्राई कर लें। और ये जो PDF है वो तुम्हें टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो कि चैनल के बायो में अवेलेबल है उसका लिंक। आप वहाँ से जाके टेलीग्राम से इस पूरे PDF को मैं सॉल्यूशन सहित वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें और ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और अगर ऐसी और वीडियो भी आपको अगर चाहिए होगी तो आप डिमांड कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे पास ज़्यादा डिमांड रहती है तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे तब आपको पता लग जाएगा। एंड लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना, क्वेश्चंस सभी करने अनिवार्य हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरण में परावैद्युत के निकट सतह में प्रेरित आवेश होता है समान तथा असमान, अधिक तथा असमान, कम तथा असमान, बराबर तथा समान। तो इसमें देखिए, जब भी कोई आवेश हम प्रेरण द्वारा आवेशित करते हैं तो उसमें जो भी वस्तु या पदार्थ अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उसके अंदर प्रेरण से विपरीत आवेश होगा। बिल्कुल असमान वाले ऑप्शन चाहिए, यानी ये तो गलत हो गया। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा लेस देन क्या होता है, बाहर वाले फील्ड के, इसलिए क्या हो जाएगा, कम तथा असमान। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 इलेक्ट्रॉनों के मध्य बल निम्न में से किसके अनुसार परिवर्तित होता है। तो सीधा सा फॉर्मूला है, हम जानते हैं F = क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि ये किसके समानुपाती है, 1/r² के। तो 1/r² इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है D दूरी द्वारा पृथक्कृत 2 बिंदु आवेश एक दूसरे को 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि 2 बिंदु आवेश है Q1 और Q2, जो कि कितनी दूरी पर है, D दूरी पर है। तो K Q1 Q2 अपॉन D² बराबर क्या हो जाएगा, 9 न्यूटन। यदि उसके मध्य दूरी 3D कर दी जाए, यानी कि अब D की जगह क्या कर दिया गया है, 3D, तो हमें पता है अपोन में क्या होता है, 1/d² होता है। इसकी जगह कितना हो जाएगा, 3D का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 9D²। तो जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, K इंटू कितना हो जाएगा, Q1 Q2 वही रहेगा, अपॉन क्या हो जाएगा, 9 × D²। इन सब की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 9 है, तो 9/9 = 1 न्यूटन क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 1 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। फिर कह रहा है कि मुक्त त्रिविम यानी कि ε0 की विद्युतशीलता का मात्रक है। तो इसका देखो मात्रक क्या होता है, कूलम्ब² अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि सेकंड ऑप्शन है, करेक्ट हो जाएगा। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आपेक्षीय आवेशित कण का वेग बढ़ता है तब इसका विशिष्ट आवेश
तो देखिए आवेश हमें पता है कि Q आवेश होता है, लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है विशिष्ट आवेश की, तो विशिष्ट आवेश होता है Q/m। अब हमें पता है कि जब हम वेग बढ़ाते हैं यानी कि v वेलोसिटी बढ़ेगी तो द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ता है। और जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका विशिष्ट आवेश यानी Q/m का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि m बढ़ रहा है इसलिए इसका मान घटता है। सेकंड अगला क्वेश्चन है कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। फिर कह रहा है कि सिक्के से हटाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि यह 10⁻⁶ कूलाम आवेश प्राप्त करे। तो हमें गिवन है, हम जानते हैं आवेश के क्वांटमीकरण से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहता है, Q = Ne। ठीक है, हमें Q की वैल्यू गिवन है। Q कितना है, यहाँ पर Q है 10⁻⁶, ठीक है, और n हमसे पूछा गया है, और E का मान हम जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 10⁻⁻6 में डिवाइड कर देंगे 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये ऊपर हो गया 1.16 × 10⁻13, और अगर हम 1 में डिवाइड करते हैं 1.6 का तो ये आता है 0.625 × 10⁻13, और यहाँ से ऑप्शन में 0.625 है नहीं, इसलिए हम इसे लिख देंगे 6.25 × 10⁻12। तो फर्स्ट जो फोर्थ आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान तथा q आवेश की दो समरूप छोटी वस्तुओं को स्थिर बिंदु से l लंबाई की दो रस्सियों से लटकाया जाता है। इस संपूर्ण निकाय को चक्कर लगाते कृत्रिम उपग्रह में लाया जाता है, तब रस्सी में तनाव ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो बात है वो मेन बात ये है कि कृत्रिम उपग्रह में चक्कर लगा रहा है, इसका क्या अर्थ है। देखिए कि अर्थ के अराउंड जो सैटेलाइट है उसमें जब हम बैठते हैं तो हमें भारहीनता प्राप्त होती है, यानी कि हमारा भार क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और अगर मैं जैसे मान लो पृथ्वी पर किसी आवेश को इस प्रकार रखता हूँ तो मुझे पता है कि आवेश का भार लगेगा नीचे की तरफ mg, और इस पर भी क्या लगेगा mg, और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, कूलाम बल लगेगा। लेकिन अगर कृत्रिम उपग्रह में रखा गया यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा 0, और सिर्फ दो बल रहेंगे, ये बल इसे दूर करेगा, ये बल इसे दूर करेगा, यानी कि इसकी स्थिति कुछ इस प्रकार बन जाएगी। और यहाँ पर इन दोनों साइड पे आवेश रहेगा Q और यहाँ पे भी आवेश रहेगा Q, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, ये L लंबाई की रस्सी, ये भी L लंबाई की रस्सी, तो दूरी कितनी होगी 2L। अब फोर्स कितना रहेगा, F = K Q1 Q2 दोनों सेम है, Q²/, दूरी कितनी है दोनों के बीच में 2L है, तो 2L का स्क्वायर। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो F = कितना हो जाएगा KQ²/4L², जो कि कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, 9 सवाल कह रहा है कि दो बिंदु आवेश +4Q तथा +Q को r दूरी से पृथक्कृत किया जाता है। तीसरे बिंदु आवेश Q को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि संपूर्ण निकाय साम्य अवस्था में रहे। तो देखिए अगर हमें +4Q गिवन है और +Q गिवन है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r गिवन है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से इन दोनों के बीच में कोई आवेश, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पर एक आवेश रख देता हूँ Q, जो कि कहाँ से है, 4Q से मैंने x रखा है। और अब मैं अगर यहाँ पर इसका बल ज्ञात करूँ तो मुझे पता है कि पॉजिटिव के कारण इस दिशा में बल लगेगा और इस पॉजिटिव के कारण इस दिशा में बल लगेगा। साम्य अवस्था होने के लिए ये दोनों बलों का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ इसकी वजह से बल कितना हो जाएगा, तो ये बल हो जाएगा Q1 और Q2 कितना है, Q/r², जो कि क्या है x है। अच्छा ये वाली जो दूरी होगी, अब इसके कारण जो बल होगा वो कितना हो जाएगा KQ × Q अपॉन कितना हो जाएगा r−x², क्योंकि ये जो यहाँ से यहाँ तक अब जो दूरी बचेगी वो कितनी बचेगी, r−x दूरी बचेगी। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो वैल्यू देखिए कितनी आएगी, K से K कैंसिल आउट हो गया, फिर हम देखेंगे Q से Q कैंसिल आउट हो गया, और इस Q से ये Q कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया 4/x² = 1/r−x²। अगर मैं बोथ साइड
रूट ले लेता हूँ तो ये क्या बचेगा 2/x इज इक्वल्स टू 1/r माइनस एक्स। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो गया 2r माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, और 2r इज इक्वल्स टू कितना हो गया 3x, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 2r/3। यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ से 4q से कितना होगा 2r/3, 2r/3 4q से ऑप्शन नहीं है। r से यानी q से अगर देखते हैं तो q से वैल्यू कितनी हो जाएगी, q से इसकी वैल्यू हो जाएगी r माइनस एक्स, और r माइनस अगर मैं करूँ 2r/3 तो ये हो गया 3r माइनस 2r/3, यानी कि r/3 ऑप्शन नंबर सेकंड। q से कितना हो गया r/3 हमें यहाँ पर अगर रखेंगे तो ये क्या रहेगा साम्य अवस्था में रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 16 माइक्रोकुलाम और -8 माइक्रोकुलाम वाले दो समरूप गोलों को एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखा जाता है तब वह बल F है। इन्हें स्पर्श कराया जाता है तथा पुनः समान दूरी पर रखा जाता है तब बल होगा। तो हमें पता है कि 16 माइक्रोकुलाम इंटू 8 माइक्रोकुलाम, तो बल कितना हो जाएगा, हमें पता है कि K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बराबर हमें वैल्यू गिवन है F। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को स्पर्श कराया जाए, तो अगर किन्हीं दो चालक गोलों को स्पर्श कराया जाता है तो आवेश जो है वो टोटल आवेश दोनों पर वितरित हो जाता है। कुल आवेश अगर मैं ज्ञात करूँ तो कुल आवेश कितना है 16 माइनस 8 यानी 8 माइक्रोकुलाम होगा। अब दो वस्तुओं पर समरूप अवस्था में रखा हुआ है, तो दो वस्तुओं पर समरूप अवस्था में रखने पर इन दोनों पर टोटल कितना आवेश आना चाहिए 8 माइक्रोकुलाम आना चाहिए, यानी एक पर 4 माइक्रोकुलाम आएगा, दूसरे पर भी कितना आएगा 4 माइक्रोकुलाम। अब वापस से इन्हें उन्हीं दूरी पर रख दिया जाता है तो एफ डैश जो है वो कितना हो जाएगा के Q1 कितना है 4 माइक्रोकुलाम, Q2 कितना है 4 माइक्रोकुलाम अपॉन क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से वैल्यू देखना चाहूँ तो ये कितना हो गया 4 इंटू 16, और अगर यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -12 कुलाम अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। ठीक है, और अब अगर हम इन दोनों में तुलना करें तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ K, तो ये हो गया 16 इंटू 10 की घात -6 इंटू 8 इंटू 10 की घात -6 अपॉन क्या हो गया R स्क्वायर। अब सिंपल से देखो कैलकुलेशन करते हैं कि K और 16 और ये दोनों पावर्स और ये R स्क्वायर मिल के किसके बराबर हो जाएगा F अपॉन 8 के। यहाँ से अगर हम देखें तो है ना, और तो यहाँ से अगर हम देखें इसका मान किसके बराबर होगा F अपॉन 8 के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी F अपॉन 8, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला सवाल कह रहा है कि एक ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण को विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। इन पर क्रियाशील बल F1 तथा F2 है तथा इनके क्रमशः त्वरण A1 और A2 है। तब हमसे सही ऑप्शन पूछा गया है। तो देखिए वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने E बना दिया है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं वैल्यू चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर एक रखा है ड्यूट्रॉन। देखो ड्यूट्रॉन में जो आवेश होता है वो H2, यानी कि इसका आवेश तो होता है E, लेकिन इसका द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है 2m होता है। और अगर मैं कहूँ अल्फा कण, तो अल्फा कण के लिए ये है ड्यूट्रॉन और ये है अल्फा कण। अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e, और अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 4m होता है, यानी कि AMU। यहाँ पे m जो है वो यूनिट है वो AMU है, तो इसका मान 2 AMU होता है और इसका मान 4 AMU होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे देखें F बल कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू होता है पहले वाले के लिए अगर मैं देखूँ तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू E। तो F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू Q इंटू E। E का मान दोनों के लिए समान है। Q आवेश इसका कितना हो जाएगा E इंटू E F1। F2 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 2E इंटू E, यानी F2 क्या है ग्रेटर देन F1 है। ऑप्शन ये भी गलत हो गया, दोनों बराबर नहीं है। F1 ग्रेटर देन F2 ये भी बराबर नहीं है। एक्सलेशन की बात करते हैं। हमें पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है MA, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन M। अब इनकी वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट वाले ड्यूट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा E इंटू E अपॉन M कितना है इसका 2M, ये हो गया A1। A2 की अगर मैं बात करूं तो F2 अपॉन क्या हो जाएगा M, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 2E इंटू E अपॉन 4M। यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो गया 2M, तो E इंटू E अपॉन 2M, और ये दोनों मान क्या आ जाते हैं बराबर आ रहे हैं।
इसलिए दोनों का त्वरण क्या है, बराबर है। A1 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, A2। अगला सवाल कह रहा है कि 3 समान आवेश प्लस क्यू चित्रानुसार समबाहु त्रिभुज के कोनों पर O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये डिस्टेंस R है। अगर केंद्र पे रखा है तो इसके द्वारा बल यहाँ लगेगा, इसके द्वारा बल इधर लगेगा और इसके द्वारा बल इधर लगेगा और तीनों ही बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। फिर अगला सवाल कह रहा है कि दो अत्यंत छोटे गोलों A तथा B को क्रमशः 10 तथा 20 कूलाम से आवेशित किया जाता है। ठीक है, तो आवेश का मान कितना दे रखा है हमें, 10 कूलाम और 20 कूलाम तथा 80 सेंटीमीटर की दूरी पर पृथक किया गया है। इनके बीच की दूरी है 80 सेंटीमीटर। दोनों गोलों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र A से निम्न में से लगभग कितनी दूरी पर शून्य होगा, यानी हमसे पूछा गया है कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो अगर हम किसी एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं, मैं कह रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से, ये A है और ये B है। A से मैं मान लेता हूँ कि x डिस्टेंस पर इसका मान 0 है, तो E पर मान कितना हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का मान हमें पता है क्या होता है, KQ/R²। तो K का मान K रहेगा, Q का मान कितना है, 10 कूलाम है, अपॉन R² हो गया x² बराबर। अगर हम यहाँ से मान देखें तो ये हो जाएगा Q कितना है, 20 कूलाम, अपॉन कितना हो जाएगा, R-x²। ठीक है, और अब हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो K से K कैंसिल आउट हो गया और ये जो मान है 10 कूलाम का, और यहाँ से देखें तो ये हो गया मान 2, और दोनों साइड में अगर रूट ले लेता हूँ तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/x² बराबर ये हो गया 2/R-x का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लिया है तो ये हो गया 1/x इज इक्वल टू √2/R-x। अच्छा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.4। ठीक है, तो यहाँ से R-x इज इक्वल टू 1.41 इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ 1.41x प्लस x हो जाएगा, यानी R इज इक्वल टू 2.41x, और x का मान कितना हो जाएगा, R/2.41। अच्छा, R की वैल्यू कितनी थी, 80, तो 80 सेंटीमीटर में डिवाइड करना होगा किसका, 2.41 का, क्योंकि वैल्यू 2.41 है इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 से कम, क्योंकि 2 होता तो 40 होता, 40 से कम कितना है, 33 है, ज़्यादा कम भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ से डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाती है, 33 सेंटीमीटर मिल जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव में आवेश प्लस Q तथा माइनस Q R दूरी पर है। ठीक है, तथा द्विध्रुव के x के अनुदिश, तो हमें दो द्विध्रुव दे रखे हैं, यहाँ पे प्लस Q हो गया और ये R है, ये माइनस Q हो गया, और इससे D दूरी पर, x पे है D दूरी पर, हमें क्या पूछा गया है, क्षेत्र पूछा गया है, और कह रहा है कि D जो है वो R से बहुत बड़ा, यानी R बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ये एक विद्युत द्विध्रुव बन जाता है, और द्विध्रुव के कारण यहाँ पर मान कितना होता है, Kp/R³। ठीक है, अब देखो ये किसके समानुपाती है, R³ यानी D के क्या रहेगा, क्यूब के समानुपाती रहेगा, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, Q/D³। अगला सवाल कह रहा है कि ऋणात्मक बिंदु आवेश के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। ऋणात्मक बिंदु के सापेक्ष विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार होती है, जो कि अंदर आती रहती है, यानी ये है अंदर की ओर। फिर अगला सवाल कह रहा है सामान्यतः समरूप विद्युत क्षेत्र में रखा एक विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। तो अगर हम एक समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, तो यहाँ पर अगर मैं विद्युत द्विध्रुव रखूँगा तो हमें पता है कि इस पर लगने वाला जो कुल बल होता है वो 0 होता है, लेकिन इसका बल आघूर्ण 0 नहीं होता है। यानी कि सामान्यतः समरूप विद्युत क्षेत्र में बल तथा बल आघूर्ण नहीं, केवल बल नहीं, केवल बल आघूर्ण क्या रहेगा, सही ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव में 1 सेंटीमीटर दूरी से पृथकृत, यानी कि 1 सेंटीमीटर दूरी पर हमने क्या रखा है, 2 माइक्रोकूलम परिमाणों के 2 विपरीत आवेश रखे, यहाँ 2 माइक्रोकूलम है, और 1 सेंटीमीटर पर कौन है, वापस -2 माइक्रोकूलम है। द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में 10⁻³ E का मान कितना है, E का मान है 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम में रखा गया। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा। तो देखिए अधिकतम बल आघूर्ण कब होता है, जब द्विध्रुव क्षेत्र के बिल्कुल ही कैसे रखा हो, लंबवत रखा गया हो,
और जब लंबवत रखा जाता है तो उनकी टोटल जो दूरी है वो क्या हो जाती है लंबवत। और अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें तो टाउ इज इक्वल टू कितना होता है पी क्रॉस ई, यानी कि पी ई साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा कितना हो जाएगा 90, यानी 1 हो गया। पी का मान कितना होता है, पी इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू उनके बीच की दूरी। तो क्यू कितना है यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू दूरी कितना है 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे मीटर में, 10⁻⁻2 इंटू ई का मान कितना है 10⁻3। तो यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया कैंसिल आउट और आंसर आ गया 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन इंटू मीटर, जो कि हो गया सेकंड ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। थर्ड क्या कह रहा है कि एक बिंदु बी पी द्विध्रुव आघूर्ण के विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक पर स्थित है। द्विध्रुव से बी की दूरी आर द्विध्रुव के आकार से अधिक है। बी पर विद्युत तीव्रता के निम्न में से किसके समानुपाती होगी, यानी कि -q + q यहाँ रखा हुआ है और बिंदु यहाँ है। तो द्विध्रुव के लिए हमेशा याद रखना जो ई है वो क्या रहता है 1/r³ के ही समानुपाती रहता है। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात करते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। प्रत्येक रेखा में तनाव होता है तथा यह इसके सिरों को एक साथ खींचने का प्रयत्न करता है, सही है। रेखाओं के मध्य आकर्षण होता है, ये बात तो इसने गलत कह दी। अगले कह रहा है कि किसी बिंदु पर क्षेत्र दिशा उस बिंदु से गुजरती बल रेखा के स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है तथा बल रेखा की दिशा के अनुदिश होती है, सही बात है। क्षेत्र तीव्रता स्थानीय क्षेत्र दिशा में लंबवत स्थित इकाई क्षेत्रफल से गुजरती रेखाओं की संख्या के समानुपाती होती है, ये बात भी सही है, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है वो संख्याओं पर ही निर्भर करती है। तो जो सेकंड बात है वो इसने गलत कह दी, रेखाओं के मध्य आकर्षण नहीं होता है ना। रेखाओं के बीच में अगर आकर्षण होता तो सारी रेखाएं आपस में चिपक जाती, इसलिए ये बात गलत है। फिर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण इससे 6 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना है, आवेश का परिमाण कितना होगा। बिंदु आवेश के कारण हमें पता है कि ई का जो मान है वो कितना होता है KQ/r²। ई का मान कितना गिवन है 630 न्यूटन पर कूलम और के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹ इंटू Q/r कितना है 6 मीटर हो गया 36r²। तो यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये हो गया 4Q = 630 इंटू 4 इंटू और अपॉन में कितना हो जाएगा 10⁹ और अगर मैं इसको हल करूं तो Q = कितना हो गया, यहाँ से देखो 10⁻ ऊपर चले जाएगी तो ये हो गया 10⁻⁻9 और ये एक 0 यहाँ से हटा दूँ तो ये हो गया 10⁻863 इंटू 4। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिलता है 252 इंटू 10⁻8। और ये ऑप्शन में अगर देखा जाए तो माइनस ये माइक्रो है यानी 10⁻6 है, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा 2.52 इंटू 10⁻6, जो कि क्या हो जाएगा माइक्रो कूलम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल कह रहा है कि इकाई आवेश को परिबद्ध करती बंद सतह से प्रवाहित नेट फ्लक्स कितना होता है। इकाई आवेश फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है, फाई = सिग्मा Q/ε0। वो कह रहा है Q का मान 1 है तो सिर्फ और सिर्फ फाई कितना बच गया 1/ε0 और 1/ε0 का अर्थ कितना हो गया एप्सिलॉन इनवर्स। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समरूप आवेशित चालक गोले की त्रिज्या 1 मीटर तथा पृष्ठ आवेश घनत्व 20 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले को परिबद्ध करती गाउसियन सतह से निर्गत कुल फ्लक्स होगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। त्रिज्या कितनी है 1 मीटर है और आवेश घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा का मान कितना है 20 कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है Q/एरिया बराबर 20 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से Q की वैल्यू कितनी होगी एरिया इंटू 20। अच्छा इसका एरिया कितना हो जाएगा 4πr² इंटू 20, यानी R का मान 1 है तो Q की वैल्यू हो गई 4 × 20 80 पाई। ठीक है ये वैल्यू आ गई। और वो कह रहा है कि हमें फ्लक्स चाहिए तो फ्लक्स गाउस की नियम से क्या होता है सिग्मा Q/ε0। कुल आवेश कितना है 80 पाई है अपॉन क्या हो जाएगा ε0। तो 80 पाई ε0 को हम क्या लिख देते हैं 80 पाई ε0 का इन्वर्स, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो नेक्स्ट है 23, उस क्वेश्चन में
S1 S2 S3 चित्र में दर्शाए अनुसार 3 सेकेंडरी गोलीय कोष है। S1 व S2 पर आवेश क्रम से 4Q तथा 8Q है, जबकि S3 अनावेशित है। S1 से प्रवाहित फ्लक्स तथा S3 से प्रवाहित फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें चाहिए S1 और S2 का फ्लक्स। ठीक है, S1 से प्रवाहित, ये है S1। S1 पर आवेश कितना है? 4Q है, तो केंद्र पर इसका आवेश कितना हो जाएगा? 4Q। तो फाई जो S1 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? आवेश 4Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, और तो कोई आवेश नहीं है। ठीक है, S2 कह रहा है, S2 पर हमें और अगला कौन सा? ये S3। तो S3 वाली सतह लेते हैं। S3 के अंदर कितना आवेश है? देखो S3 के अंदर टोटल आवेश है 4Q प्लस 8Q यानी 12Q। तो फाई S3 कितना हो जाएगा? 12Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, और इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट गया, Q से Q गया, और S1 अपॉन S जो 2 है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 4/12 यानी कि 1/3। यानी कि इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? फर्स्ट जो आंसर है वही हो जाएगा 1:3। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि 6 माइक्रोकूलम के एक बिंदु आवेश को 40 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के केंद्र से ऊपर सीधे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वर्ग से प्रवाहित फ्लक्स का परिमाण है। 40 सेंटीमीटर भुजा है, एक वर्ग है। देखो इस सवाल को इस प्रकार रखा है कि हमने इसे ऐसे रखा है, ठीक है, और ये भुजा कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। यहाँ से 20 सेंटीमीटर ऊपर क्या रखा है हमने? चार्ज रखा है, जिसका परिमाण कितना है? 6 माइक्रोकूलम है। तो ज़रा देखो, अगर मैं इसे 20, जैसे मान लो कि इसकी भुजा 40 है, ऐसा ही मैं एक और बना दूं यहाँ पर, एक और बना दूं मैं यहाँ पर एक भुजा, ये 2 भुजा 3 भुजा, एक और बना दूं मैं यहाँ पर 4 भुजा, एक सामने वाली भुजा, एक पीछे वाली भुजा। टोटल भुजा कितनी होगी इसको कवर करने के लिए? 6 भुजा। ठीक है, तो 6 भुजा से पूरा बंद हो गया। पूरे बंद सतह से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, यानी कि 6 माइक्रोकूलम बटा कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नोट। लेकिन हमसे पूछा गया सिर्फ इससे, तो इसकी जो भुजा का मान है वो 1 है, 6 से इतना जा रहा है, तो एक भुजा से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स बाई 6, यानी कि ये हो गया 1 माइक्रोकूलम बट्टा एप्सिलॉन नोट। और माइक्रोकूलम का कितना हो गया? 1 अपॉन एप्सिलॉन नोट इंटू 10⁻⁻6, जो कि ऑप्शन कौन सा है? 4th ऑप्शन है, यानी 4th ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गाउसीय सतह से प्रवाहित विद्युत फ्लक्स के लिए सही है? तो पहला कह रहा है कि यह आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है। जी बिल्कुल, फाई जो है वो क्या होता है? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। Q चेंज होगा तो फाई भी चेंज होगा, निर्भर करता है। बिल्कुल, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, सही बात है। विद्युत फ्लक्स आवेश को परिबद्ध करती गाउसीय सतह के आकार से स्वतंत्र होता है, ये बात भी सही है। जो फ्लक्स है वो उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अंदर अगर आवेश Q है तो वह फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ कितना रहेगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नोट ही रहेगा, यानी सभी क्या है यहाँ पर सही है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आवेश Q को L भुजा लंबाई के घन के कोने पर रखा गया है। आवेश Q को स्पर्श नहीं करने वाले घन के एक फ्लक्स से संबंध विद्युत फ्लक्स है। स्पर्श नहीं करने वाले घन के, ठीक है। तो देखिए, आवेश Q को L भुजा वाले घन के एक कोने में रखा गया है। तो एक घन बनाते हैं और उस घन के कोने पर हमने क्या रखा है? एक आवेश रखा है, और Q है, इसकी भुजा कितनी है? L भुजा है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ से इसे कवर करने के लिए कितने घन चाहिए होंगे, पहले हमें वो देखना पड़ेगा। तो अगर हम इसके टोटल घन की बात करें तो टोटल घन के लिए एक घन यहाँ लगेगा, 1 2 और एक घन पीछे रहेगा, 2 घन पीछे हो गए, 1 2 3 4, और 4 घन ऊपर रहेंगे। अब जाके ये क्या हुआ है? टोटल कवर हुआ है। तो इसका जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा? टोटल फ्लक्स 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 घनों से मिलकर अगर बंद होता है तो इसका आवेश जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अगर मैं कहूँ इसके बाद कि अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि आवेश Q को स्पर्श नहीं करने वाले घन के एक फ्लक्स से संबंधित विद्युत फ्लक्स, एक फलक है ये ना, यहाँ पे ये फ्लक्स नहीं है, एक फलक है, एक फलक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये चारों तो क्या कर रहे हैं, इसे स्पर्श कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो कौन सा घन इसे स्पर्श नहीं कर रहा होगा, तो वो है यहाँ पर उपस्थित एक और नया घन। अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो इसकी स्पर्श रेखा यहाँ पर नहीं होगी, तो वो ये हो जाएगी जैसे यहाँ पे ये फलक है, ये भी, और एक ये नीचे वाला, ये तीन इसे स्पर्श नहीं कर रहे, बाकी ये भी फलक स्पर्श करेगा, ये भी स्पर्श करेगा और ये भी स्पर्श कर रहा है क्योंकि कोनों पर है। तो एक घन से पहले ज्ञात कर लेते हैं। अगर टोटल से 6 से 8 से अगर देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से अगर देखा जाए तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो 1 से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया किसी एक घन के कारण। तो ये अब कुछ स्थिति इस प्रकार हो जाती है, ठीक है। और इस एक के कोने पर रखा हुआ है, यहाँ से ये स्पर्श कर रहा है, ये साइड वाला स्पर्श कर रहा है, और ये वाला साइड जो है वो अब टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है सामने वाला, और ये नीचे वाला, ये तीन फलक इसे क्या कर नहीं करेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे। इसलिए 3 से अगर 6 से गुजर रहा है 5 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 से कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू Q अपॉन 3 इंटू 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, जो कि कौन सा है, ऑप्शन फर्स्ट इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक अनंत रेखीय आवेश जिसमें 2 मीटर की दूरी पर 18 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम्ब क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो हमें गिवन है कि अनंत रेखीय आवेश है, एक अनंत वायर है। गाउस के नियम से हमें पता है कि इसके r दूरी पर, यानी 2 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान गिवन है कितना है, 18 × 10⁴। अच्छा, इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है E इज कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन r होता है। लैम्डा पूछा है, E की वैल्यू गिवन है तो कोई बात नहीं, E की वैल्यू 18 × 10⁴ है, और r इंटू मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू के की वैल्यू रख देता हूँ 9 × 10⁹ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 9 2 18, और ये 9 ऊपर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻5 कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। यानी 27वें का आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व की अनंत अचालक पट्टिका के कारण इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ये तो सीधा फॉर्मूला हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट है, इसमें तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। अचालक है तो, अगर चालक होती तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता। फिर कह रहा है कि यदि r आवेशित कोश के केंद्र से मापी गई दूरी है, ठीक है, r त्रिज्या है, और इसके विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन को सही रूप से प्रदर्शित करने वाला ग्राफ हो सकता है। r आवेशित कोश यानी खाली कोश, ठीक है, खाली है तो अंदर तो कितना हो जाएगा, 0, अंदर 0 वाला एक ही है बस फर्स्ट, बाकी सब बाहर जब होगा तब वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। 30वां कह रहा है कि नीचे दर्शाए चित्र में अर्धगोलाकार सतह से प्रवाहित फ्लक्स है, तो फ्लक्स का मान हमसे पूछा गया है और कह रहा है कि इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो देखिए यहाँ एक पूरे के पूरे विद्युत क्षेत्र में एक क्या रखा हुआ है, अर्धगोला रखा हुआ है, और हमसे पूछा गया है कि अर्धगोलाकार सतह से प्रवाहित फ्लक्स कितना होगा। हमें सिर्फ इस सतह से पूछा गया है, तो अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो ज़रा इस सवालों को ध्यान से देखना कि अगर मैं कहूँ कि इस सतह से जितना फ्लक्स प्रवेश करेगा क्या उतना ही बाहर निकलेगा। ऑब्वियसली दोनों मान क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से फ्लक्स कितना पास आएगा, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए। ई का मान कितना है, ई है, एरिया कितना है, पाई r²।
तो बस इतना अगर प्रवेश कर रहा है तो इतना ही क्या होगा, बाहर निकलेगा। हमें सिर्फ इससे पूछा है, टोटल अगर पूछ लिया होता तो 0 होता, लेकिन सिर्फ इससे पूछा है तो जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि एक निकाय में 6 आवेश, 1 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम, 3, -3, 4, -5 और 6 निकाय का कुल आवेश है। सिंपल सभी आवेश को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि बीजगणितीय रूप से जोड़ सकते हैं। तो 1 और 2 3, 3 और 3 कैंसिल आउट, फिर कितना बचा, -5 और -6 यानी 1 गया, और ये कितना बच गया, 5। आंसर कितना हो गया, 5 माइक्रोकुलम। ये और ये देखो 1 और 4 सेम ही है गणना अनुसार, 1 और 2 3 5 है, तो ऑप्शन दोनों सेम दे दिए गए हैं, तो दोनों ही क्या है, आंसर हो गए इसके। 32वां कह रहा है कि 2 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Q = Ne। आवेश कितना है, 2 कूलम है, n पूछा है, n = 2/1.6 × 10⁻⁻19, यानी कि 1 अगर होता तो 1 के कारण होता 6.25 × 10⁻18। अगर 2 है तो 2 से कितना हो जाएगा, 12.5 × 10⁻18, और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1.25 × 10⁻19, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका सही, सेकंड हो जाएगा। एक अगर पावर में यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो अगर मैं पॉइंट को यहाँ दर्शाता हूँ तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी। फिर एप्सिलॉन का ऐसा ही मात्र कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्वेश्चन सेम हम कर चुके हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2 आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, इन पर क्रियाशील स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात होगा। अच्छा, Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, Q1 है और r दूरी पर क्या है, Q2 है। अब पूछ रहा है कि इन दोनों के द्वारा लगाए गए बलों का अनुपात कितना होगा। तो बताओ मुझे, Q1 जो है Q2 पर कितना बल लगेगा, KQ1 Q2 अपॉन r²। अच्छा, Q2 Q1 पर कितना बल लगेगा, KQ1 Q2 बटा r²। दोनों बल समान है, अनुपात कितना होगा, 1 होगा। इस बात को डायरेक्ट याद रखना, दोनों समान परिमाण में बल लगाते हैं, इसलिए इनका मान क्या हो गया, 1:1 हो गया। यदि 2 आवेशों के मध्य दूरी दुगुनी हो जाए तब इसके मध्य स्थिर बल r अगर हो तो F = कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, ये वैल्यू हमें इतनी रहती है। और अगर मैं कहूँ कि r का मान मैंने क्या कर दिया है, दुगुना कर दिया है 2r, तो r² बराबर कितना हो जाएगा, 4r²। बल कितना हो जाएगा, 1/4। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये डायग्राम कुछ इस प्रकार है, हमें दे रखा है। यहाँ पर -2q है, ये q है, और यहाँ पर q है। तो देखिए, अगर इस -2q को मैं तोड़ दूं तो ये -q और -q हो जाएगा। इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ होगा p, इसका द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ होगा p। समबाहु है, दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अच्छा, तो अगर ये P1 है, ये P2 है, और दोनों का जोड़ना है तो सदिश नियम लगेगा। तो P का मान कितना हो जाएगा कि √P1² प्लस P2² प्लस 2P1 P2 इंटू कोस कितना हो जाएगा, 60। कोस 60 कितना होता है, 1/2, तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ये हो गया 3P² का रूट, यानी √3 × P। P का मान कितना होगा, अगर भुजा L है तो ये हो गया आवेश, P का मान हो गया √3Q × L, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला सवाल कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर क्रियाशील नेट बल आघूर्ण हो सकता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर क्रियाशील नेट बल आघूर्ण हो सकता है। तो देखिए, 0 हाँ हो सकता है, कब स्थिति होगी, देखो, क्योंकि बल आघूर्ण का फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेते हैं हम इस चीज़ को। फॉर्मूला क्या कहता है, बल आघूर्ण टाउ = m × p × e, यानी PE sin थीटा। थीटा का मान 0 होगा तब क्या हो जाता है, 0, सही बात है। थीटा का मान अगर 30 डिग्री होगा तब हाफ हो जाएगा, सही बात है। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तब कितना हो जाएगा, PE हो जाएगा, और यानी इनमें से क्या हो सकता है, सभी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट।
फिर अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का एक प्रगुण नहीं है, यानी प्रॉपर्टी हमें बतानी है कि कौन सी नहीं है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं टूटे बिना मुक्त त्रिभुज में सतत वक्र होती है, सही बात है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, सही बात है। क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश पर प्रारंभ होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती है, सही बात है। स्थिर वैद्युत रेखाएं बंद लूप निर्मित करती है, गलत बात है। और पूछा क्या है, नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या है, फोर्थ। अगला सवाल कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र में ई का मान दे रखा है, सतह जिसके क्षेत्रफल ए का मान दे रखा है, प्रवाहित विद्युत फ्लक्स। अब देखिए फ्लक्स याद करना है हमें। फ्लक्स हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट डी ए डॉट, यानी यहाँ पे इनका क्या है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ई का मान अगर दे रखा है कितना, 5 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 9 k कैप, और डॉट कितना कर देंगे, 10 i कैप। तो आई कैप का आई कैप के साथ होता है तो 1, तो ये हो गया 50। जे कैप का आई कैप के साथ 0, के कैप का आई कैप के साथ 0, यानी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इकाई, 50 इकाई। फिर है फोर्थ लास्ट जो क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि एक द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, दिशा पूछी गई है। तो एक द्विध्रुव के अक्षीय पे अगर हम दिशा फाइंड आउट करें तो यहाँ पे -q रखूँ +q रखूँ, तो इसके कारण हमें पता है कि जो मान होगा वो कहाँ होगा, इस तरफ होगा, यानी कि ये p है इस दिशा में और e का मान भी इसी दिशा में होगा। निरक्षीय स्थिति में रखूँ यहाँ पर तो e के कारण यहाँ होगा, पॉजिटिव यहाँ होगा, यानी ये इस तरफ हो जाएगा। अब देखो ये तो क्या है, समान है, और ये क्या है, विपरीत है। तो एक दूसरे के समांतर प्रति समांतर 0 तथा 180 डिग्री के किसी भी कोण पर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति समांतर। एक द्विध्रुव के अक्षीय तथा निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं की दिशाएं जो होती है। अच्छा, इसने हमें से विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा पूछी है। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमने बनाई अगर हम, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर इस प्रकार, और ये इस प्रकार, और यहाँ पे इस तरीके से। ये मान पूछा है। तो अक्षीय और निरक्षीय बिंदु पर अगर मैं देखूं, अक्षीय पर इस तरफ है और निरक्षीय पर यहाँ है, तो दोनों एक दूसरे की क्या है, प्रति समांतर रहती है। तो ये ऑप्शन सही है। अब हम बात करते हैं कुछ PYQs यानी कि CVT में पूछे गए सवालों की अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो कि CVT 2023 में पूछा गया है। यदि 3 आवेशित कण एक रेखीय है और संतुलन में है तो सभी आवेशित कणों पर आवेश समान होता है। सरेखीय है, एक ही लाइन में आवेश है, और कह रहा है कि संतुलन में है, यानी कि Q और Q, क्या स्थिति हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर कह रहा है कि सभी आवेश कणों का चिन्ह समान होता है और दो क्रमागत आवेशों के बीच की दूरी समान होती है। तो देखो अगर हम बात करें कि दो अगर इस प्रकार हो और हम संतुलन में रखें, 3 आवेशित कणों को अगर हम संतुलन में रखना चाहेंगे तो सभी आवेशित कणों का आवेश जो है वो मान क्या रहेगा, क्योंकि अगर ये धनावेश है तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, ये धनावेश इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो ये पूरा का पूरा निकाय क्या नहीं रहेगा, साम्य अवस्था में या संतुलन में रहेगा। दूसरा कह रहा है कि सभी आवेशित कणों का चिन्ह समान होता है तो दो क्रमागत आवेशों के बीच में दूरी समान होती है, तो यानी इनके बीच में दूरी r हो, और फिर हम रख सकते हैं ना, तब भी नहीं बैठेगा क्योंकि आवेशों के चिन्ह समान ही नहीं हो सकते। बात ये है, सभी आवेशित चिन्ह कणों का चिन्ह समान होता है ना, सभी आवेशित चिन्हों का चिन्ह समान नहीं हो सकता, ये बात सही है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि निकाय को साम्य अवस्था में रखने के लिए बीच में जो आवेश रखेंगे वो नेगेटिव होना ज़रूरी है, ये Q और ये Q। अब क्या होगा, अगर ये इसे इस तरफ खींचेगा तो ये इसे इस तरफ खींच लेगा, ये नेगेटिव इसे अपनी ओर खींचेगा तो ये पॉजिटिव इसे दूर धकेलेगा, ये पॉजिटिव इसे दूर धकेलेगा तो ये नेगेटिव इसे अपनी ओर खींच लेगा। तीनों पर लगने वाले बल देख लो, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, सही है। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, जो कि 2025 में पूछा गया है। दो बिंदु आवेशों को निर्वात में d दूरी पर रखने पर एक दूसरे पर f' परिमाण का बल लगाते हैं। दोनों में से एक आवेश को दुगुना कर दिया जाता है। बल का परिमाण समान रखने के लिए आवेशों के बीच की दूरी को बदलकर कितना करना चाहिए। अगर f
यानी कि मैं कहूँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू के जो है वो है एफ डैश है। अब वो कह रहा है कि मैंने Q1 को क्या कर दिया, दुगुना कर दिया, Q1 Q2 अपॉन आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जो नया बल है वो कितना होगा, इंटू के हो गया। तो देखो अनुपात अगर मैं करूँ तो के से के गया और Q1 से Q1 Q2 और आर बना आर स्क्वायर, यानी कि एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 अपॉन आर डैश स्क्वायर। यानी यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखना चाहूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल्स टू ये हो गया आर डैश स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। ये कह रहा है कि अगर दोनों का परिमाण समान हो तो ये अनुपात क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि इन दोनों का मान 1 कर देता हूँ तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। तो आर डैश स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 2 आर स्क्वायर के। तो आर डैश इज इक्वल टू रूट 2 आर के। अगर डिस्टेंस डी है तो वो क्या हो जाएगी, रूट 2 डी हो जाएगी। फिर अगला सवाल कह रहा है कि दो बिंदु आवेश प्लस क्यू और प्लस 4Q हवा में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर रखे हैं। दोनों आवेश प्लस क्यू से कितनी दूरी पर दोनों आवेशों के बीच शुद्ध विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। तो एक ये रखा है मैंने Q, ये प्लस 4Q और छोटे आवेश प्लस Q से कितनी दूरी पर, मैं मान लेता हूँ x दूरी पर मैंने विद्युत क्षेत्र का मान 0 कर दिया है। टोटल जो उनकी बीच दूरी है वो कितनी है, 30 है। ये दूरी कितनी बच जाएगी, 30 माइनस एक्स। विद्युत क्षेत्र का मान यहाँ पर इसके कारण कितना होगा, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर जो कि हो गया एक्स स्क्वायर, बराबर होना चाहिए इसके के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब के से के गया, क्यू से क्यू गया, तो के से के और क्यू से क्यू, यानी यहाँ पर अगर देखूँ तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 30 माइनस एक्स का स्क्वायर। दोनों साइड रूट कर देता हूँ तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 30 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो गया 30 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x और 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 3x, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, जो कि 2024 में पूछा गया था। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड में एकमात्र मूल आवेश है तो सभी प्रेक्षणीय आवेश E के पूर्ण गुणज होने चाहिए। इस प्रकार यदि किसी वस्तु में x इलेक्ट्रॉन और y प्रोटॉन है तो वस्तु पर कुल आवेश होगा। ये सवाल पूछा गया है 2025 में। तो देखिए कुल आवेश जो है वो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश होता है पॉजिटिव E, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस E। वो कह रहा है कि y प्रोटॉन, तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है Ne, यानी कि Q प्रोटॉन के कारण कितना हो जाएगा y इंटू E, ठीक है, और Q इलेक्ट्रॉन के कारण कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन है x इंटू माइनस E। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा Q, वो हो जाएगा QP प्लस QE और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी YE माइनस XE और E को कॉमन ले लूँगा तो y माइनस x इंटू E, जो कि टोटल आम सी बात है क्योंकि प्रकृति जो है दोनों की वो क्या रखी रहती है, विपरीत रहती है, इसलिए फोर्थ क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्वात में d दूरी पर रखे गए दो आवेशित कण एक दूसरे पर F बल लगाते हैं। अब प्रत्येक आवेश को दुगुना कर दिया जाता है। अच्छा, प्रत्येक आवेश को दुगुना करेंगे तो 4, तो Q1 भी दुगुना, Q2 भी दुगुना, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो गया 4 गुना, ठीक है। बल को अपरिवर्तित रखने के लिए आवेश के बीच की दूरी को बदलकर क्या करना चाहिए, बल 4 गुना हो गया है, 4 गुना बल को कम करने के लिए दूरी को मुझे कितना करना पड़ेगा, दुगुना करना पड़ेगा, क्योंकि दुगुनों का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/4, तो दूरी को कितना करना पड़ेगा 2D। फिफ्थ में कौन सा हो जाएगा B। फिर छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में तथा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में धातु के धनात्मक आयनों के साथ लगातार टकरावों के बीच इलेक्ट्रॉनों के पथ है। यानी पहले तो हमने विद्युत क्षेत्र में नहीं रखा उसे, फिर हमने उसके विद्युत क्षेत्र में रख दिया है, फिर हमने कहा कि धनात्मक आयनों के साथ लगातार टकरावों के बीच इलेक्ट्रॉन का पथ, जो धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं और टकराते रहते हैं, तो ये पूछ रहा है कि पथ कैसा होगा। पहला है कि विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में सीधी रेखा, और दूसरा भी कह रहा है सीधी रेखा, तीसरा है वक्र सीधी रेखा, फिर कह रहा है वक्र होगा, फिर कह रहा है वक्र होगा, डी ऑप्शन कह रहा है सीधी रेखा और सामान्यतः वक्र, तो ऑप्शन डी क्या होगा सही होगा। कैसे, देखो जब जिगजैग मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो टक्कर के कारण उनके जो मान है वो क्या रहता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। लेकिन जब पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच, क्योंकि हमने किसी एक विद्युत क्षेत्र में उन्हें रख दिया गया है,
तो विद्युत क्षेत्र अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो उस पर बल लग रहा होगा इस दिशा में, तो वो एक स्ट्रेट लाइन पे ना जाते हुए वो क्या चलेगा, कर्व्ड पथ पर चलेगा, यानी वक्रीय पथ पर चलेगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक गैर समान विद्युत क्षेत्र, गैर समान यानी समरूप नहीं है, विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव के लिए जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र की दिशा के समांतर है, द्विध्रुव पर क्रमशः बल F व बल आघूर्ण टाउ क्या होगा। तो जो कह रहा है वो बना लेते हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास एक गैर समान विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है, ये लो हमने इस प्रकार रख दिया है, विद्युत जिसका विद्युत आघूर्ण क्षेत्र की दिशा के समांतर है, तो क्षेत्र की दिशा के समांतर हमने क्या बना दी, यहाँ पर एक द्विध्रुव बना दिया है। अब वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला है कि बल 0 होगा क्या और बल आघूर्ण 0। तो देखो बल 0, क्योंकि गैर समान है तो बल 0 नहीं होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि बल लगेगा इस पे। और सेकंड कह रहा है कि बल नॉट 0 और बल आघूर्ण 0। तो अगर इसका मान इसके साथ है, यानी P क्रॉस E की अगर मैं बात करूं तो PE साइन थीटा हो गया, साइन थीटा का मान 0 है, तो जो बल आघूर्ण है वो क्या होगा, 0। लेकिन क्योंकि समरूप नहीं है इसलिए टोटल बल क्या रहेगा, इसके ऊपर उपस्थित रहेगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि एक घन से शुद्ध फ्लक्स इतना निर्गत है तो घन के अंदर कुल आवेश कितना होगा, दिया गया है एप्सिलॉन नॉट का मान। अच्छा ठीक है, चलो मान याद करते हैं। हमें पता है कि फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई का मान कितना 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो अगर इसको मैं गुणा करूँ तो मान लगभग कितना आएगा, 9 पॉइंट समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, तो इसकी अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो इन सब में यहाँ पॉइंट है, तो फोर्थ ऑप्शन 10 टू द पावर -12 में अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर सभी पे क्या है, पॉइंट्स है ना, ये टाइपिंग एरर हुआ यहाँ पे, ये सब में पॉइंट है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पतले चालक वलय रिंग जिसकी त्रिज्या r है को +q आवेश दिया जाता है, वलय के केंद्र O पर वलय के भाग A के B। अच्छा, इसका डायग्राम नहीं है हमारे पास, तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि एक रिंग दे रखी है, ठीक है, और ये एक रिंग बना ली हमने बड़ी सी, ठीक है। और वो कह रहा है कि इसके जो बिंदु है वो कौन कौन से हैं, ये है A, ये B है, ये C है और ये D है, और बीच में केंद्र पे है O, ठीक है। तो ये इनके बिंदु हो गए। और यहाँ वाला जो भाग है वो क्या है, K है। अब सवाल क्या कह रहा है कि एक पतले चालक वलय रिंग जिसकी त्रिज्या r है को +q आवेश दिया गया, इस पर टोटल आवेश कितना है, q है। वलय के केंद्र O पर वलय के भाग A के B पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E है, A के B के कारण विद्युत क्षेत्र का मान E है। वलय के केंद्र पर वलय के भाग A C D B पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। अब वो दिशा पूछी है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र सिर्फ इतने के कारण, अगर मैं टोटल के कारण केंद्र पर देखूं तो E का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके कारण अगर यहाँ पर E है तो इस टोटल के कारण भी यहाँ पर कितना होना चाहिए, E ही तो होना चाहिए, तभी तो ये इसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। और दिशा कहाँ रहेगी, O से लेकर K की ओर, तो OK में E। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, B ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगले सवाल पे अगर हम बढ़े हैं तो अगला जो सवाल है वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र E में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 न्यूटन और I कैप का बल अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र का मान हमसे क्या है, पूछा गया है। तो विद्युत क्षेत्र के मान की अगर मैं बात करूं तो विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू ई। हम जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र E में रखा गया है और E है तो बल पूछा गया है ना। अच्छा, ये बल दे रखा है हमें ना, तो F का मान कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -16 और Q का मान कितना, एक इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू E पूछा है। तो बस कैलकुलेट कर लेते हैं।
इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻16 अपॉन कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ये 19 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 10⁻3। और ई की जो डायरेक्शन होगी वो देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट। एफ का मान आई कैप है तो ई का मान क्या आएगा माइनस आई कैप रहेगा। माइनस आई कैप में 10 की घात 3 वाला कौन सा है, सेकंड ऑप्शन है भाई। 10 में क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से सही कथनों को चुने जो कि CUET 2023 में पूछा गया है। किसी भी विलगित निकाय में कुछ कुल आवेश स्थिर रहता है, तो ये कह रहा है कि किसी भी विलगित आवेश में कुल आवेश स्थिर रहता है। ठीक है, चलो अगला आवेश जो कथन है वो क्या कह रहा है, जब कुछ आवेश किसी चालक को स्थानांतरित किया जाता है तो वह पूरी सतह पर वितरित हुए बिना उसी स्थान पर रहता है। ना चालक, ये बात तो गलत हो गई। विलगित निकाय के लिए कुल आवेश स्थिर रहता है, सही बात है। एक कुलाम ऋणावेश 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश है, सही बात है। विद्युत क्षेत्र एक अदिश क्षेत्र है, सही बात है। स्थायी द्विध्रुव का अर्थ है कि द्विध्रुव आघूर्ण P बाहरी विद्युत क्षेत्र E के बिना भी उपस्थित रहता है। स्थायी द्विध्रुव का अर्थ है कि द्विध्रुव आघूर्ण P बाहरी विद्युत क्षेत्र E के बिना भी उपस्थित रहता है, यानी कि ये बात भी क्या है सही है। अब हमें सही ऑप्शन चूज करना है। अच्छा अदिश, तो अदिश सॉरी ये विद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि कहाँ से हो गई, विद्युत क्षेत्र तो सदिश राशि है। A, C और E, ऑप्शन कौन सा सही है A, C और E, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो गया D, ये सही आंसर है। और ये इतने सवाल जो है वो पूछे गए थे क्योंकि CUET को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, इसलिए इतने सवाल हमने कर लिए हैं। अगर कोई भी तुम्हें लगे कि मैंने कोई मिस्टेक कर दी है बाय चांस, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ गलती हो गई थी या फिर कौन सा आंसर सही नहीं था। हो सकता है मैंने टिक सही नहीं किया हो या फिर बताने में एरर हो गया हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, तो आप एक बार ज़रूर उसे मुझे बता दें।